नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से है। हम इस पे ज़रा बात करना चाहते हैं क्योंकि एक तरफ हमने देखा था कि पार्लियामेंट हुकूमत 60 दिन की आई है और पार्लियामेंट हुकूमत के मसाइल को डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट में अपोजिशन अपना किरदार अदा करती तो उसने एपीसी जो है वो बुला ली। और एपीसी का मतलब है कि पार्लियामेंट से बाहर, वो तो अलग बात है कि जब दो बड़ी सियासी जमातों के कायदीन ट्रस्ट डेफिसिट की बुनियाद पर नहीं बैठ सके तो वो एपीसी मुलतवी कर दी गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं माजी की तरह आज भी जो हुक्मरान जमात हैं, वज़ीर आज़म साहब अहम इशूज़ पे पार्लियामेंट में नहीं आते हैं। पार्लियामेंट में हमने माजी में देखा कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत, रूल ऑफ बिज़नेस के तहत या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत चलाया जाता है, लेकिन माजी में हमने देखा कि पार्लियामेंट को पसंद नापसंद और ज़ाती मफादात और मखसूस टोले की कानून साजी के लिहाज से चलाया जाता है, ना कि मुल्क को, कौम और आवाम के लिए कानून साजी। हमने देखा है माजी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और ख़ुद पार्लियामेंट में के ज़रिए जो अमेंडमेंट हुई है उस कॉन्स्टिट्यूशंस की आपस में ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, टकराव है, लेकिन पार्लियामेंट उस पर कोई काम नहीं करती है। और बड़े पुराने जो रूल्स हैं, पुलिस रूल्स हैं, 1932 है आपका, उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है 1898 है और 1905 है, सिविल प्रोसीजर कोड है, उसके बाद पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो 1860 है। ये वो कवानीन हैं जिसको बेहतर किया जाए पार्लियामेंट के ज़रिए तो आवाम को भी उससे फ़ायदा पहुँचेगा, मुल्क को भी पहुँचेगा। लेकिन हमने नहीं देखा कि 70 सालों में ख़ास तौर पे सिविलियन हुकूमत के ज़माने में पार्लियामेंट में इस तरह की कोई तजावीज़ आई हो, चीज़ें आई हो। हाँ, ये ज़रूर किया गया कि पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे पार्लियामेंट में शामिल होते हैं, जीत के आते हैं इलाके से, उनका अपना एक फ़ैसला होता है पार्लियामेंट में आज़ाद, जिसको 18वीं तरमीम के तहत ब्लॉक कर दिया गया। अब 342 अरकान पार्लियामेंट के का फैसला अगर 3 या 2 आपके चाहे पार्लियामेंट से बैठे हुए पार्टी लीडर हों, वो अगर चाहें तो पूरे 342 अरकान उनके यरगमाल में होता है, जो वो फैसला करेंगे उन्होंने उस पर ठप्पा लगाना है। तो ये सूरत हाल है। फिर हम देखते हैं कि जनाब आज भी, कल भी मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आते थे और इमरान खान साहब भी बहुत अहम इशूज़ है। उम्मीद की जाती थी, उन्होंने कहा था कि जी मैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन आंसर का जवाब दूंगा, उनको आना चाहिए, बड़े बड़े अहम इशूज़ सामने आते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। वज़रा का ये हाल है कि वज़रा भी नहीं आते हैं, माजी में भी। आज ये क्या हो रहा है? पार्लियामेंट की बालादस्ती जो कहते हैं सियासतदान, वही पार्लियामेंट की बालादस्ती को नहीं ओन करते हैं। उन्हीं की वजह से पार्लियामेंट की जो अहमियत है वो मुतासर होती है, ख़राब होती है। जो रखवाले हैं, जो कहते हैं जमहूरियत के हवाले से, जो भी जमहूरियत है, सो कॉल्ड जमहूरियत है, सही जमहूरियत है, गलत जमहूरियत है, लेकिन उसमें कहते हैं पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, पार्लियामेंट सबसे अहम इदारा है, सुप्रीम इदारा है, लेकिन उसकी नफ़ी भी तो आप ही लोग करते हैं। इस इशू पे हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत अहम गेस्ट हैं, तारुफ करा देता हूँ। जनाब कमर दिलशाद साहब हैं, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब इम्तियाज़ गुल साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी एडिटर डेली टाइम्स, आपका बहुत शुक्रिया। और या मकबूल जान साहब हैं, सीनियर तज़िया कार, आपका बहुत शुक्रिया सर। और जनाब किस नाम से पुकारें सर आप? जिस नाम से पुकारें वो नाम ही आपको। आगा मसूद साहब हमारे साथ शामिल है। मैं आता हूँ, सबसे पहले इम्तियाज़ गुल साहब की तरफ आ जाता हूँ। इम्तियाज़ गुल साहब क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? आपने माशाल्लाह काफ़ी तमहीद में बातें कर दी हैं, उसमें हम यही बातें करते रहते हैं कि एक जमहूरी निज़ाम में पार्लिमानी अरकान हैं, उनका बुनियादी काम कानून साजी है और ख़ास तौर पे उन उमूर से मुताल्लिक़ जिसकी वजह से आम आवाम की ज़िंदगी बिल्कुल वबाल बनी हुई है, वबाल जान बनी हुई है। और उसका ज़िक्र आपने किया जो पाकिस्तान पीनल कोड है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है,
जो 150-200 साल पुराने कवानीन हैं, उसमें चूँकि अब तक खातिर खा कोई तब्दीली नहीं हुई, तरमीम नहीं हो सकी है, उसकी वजह से आपने देखा कि अदालतों में कोई 20 लाख के करीब कम से कम केसेस पड़े हुए हैं। फिर वक्त पे सज़ा नहीं होती। पाकिस्तान में सबसे कम कन्विक्शन रेट है, कोई 3-4% से भी ज़्यादा नहीं है, मतलब वो मुकदमे जो कि अपने मंतकी अंजाम को पहुँचते हैं। और ग़ालिबन मैं तो समझता हूँ इसी वजह से चाहे गुज़श्ता वज़ीर आज़म थे या मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, वो पार्लियामान में आके 3-4 घंटे रोज़ाना हर सेशन में गुजारना शायद उनके लिए मुमकिन ना हो, क्योंकि इतने मसाइल हैं कि फ़ाइलों के अंबार लगे होते हैं, लोग लेके आते हैं। और मेरा ख़्याल है जो भी वज़ीर आज़म हो इस मुल्क को, उसको दाद ही देनी चाहिए कि हर रोज़ उसको कितने मसाइल से गुज़रना पड़ता है या सामना करना पड़ता है। लेकिन इन तमाम बातों को छोड़ के जो कल से हो रहा है पाकिस्तान में, मेरे लिए ज़्यादा तशवीश की बात वो है कि गुज़श्ता साल के और इसी महीने के तजर्बे को सामने रखने के बावजूद मुख्तलिफ़ सड़कें बंद कर दी गई हैं मुख्तलिफ़ शहरों में। पुरअमन एहतजाज सबका हक़ है बिल्कुल, लेकिन ऐसा एहतजाज जिससे आवाम की ज़िंदगी में रखना पड़े, आमद व रफ्त में रखना पड़े, वो किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर जिस किस्म की तकरीरें हमने सुनी हैं गुज़श्ता 2 रोज़ से, वो खुल्लम खुल्ला हमारे उस आइन के ख़िलाफ़ वर्जी हैं जिस आइन का हल्फ उठा के उन्होंने इन्हीं लोगों ने इंतखाबात में शिरकत भी की थी। तो एक बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, इसके आइन और इसके रियासती जो इदारे हैं, उसको एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। और बाहर बैठे लोग, हम लोग इस बात पे परेशान हैं कि इस मुल्क में आइन की और कानून की हुक्मरानी का बोलबाला कभी हो सकेगा या नहीं होगा। मैं आता हूँ जनाब औरिया मकबूल साहब की तरफ आ जाता हूँ। औरिया मकबूल साहब, सियासतदान, मैं ज़रा हसास मामले से थोड़ा सा हटना चाह रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इश्यूज़ को यहाँ तक महदूद रखूँ, क्योंकि बहुत ही हसास मामला है और यकीनन आइन, कानून और रियासत और कॉन्स्टिट्यूशन, शरिया सब अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। और हम सब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी और अपनी औलाद की जान निछावर करने के लिए हमतन हर वक्त तैयार होते हैं और बड़ी अकीदत और मोहब्बत है। और हम ये सुन ही नहीं सकते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी चीज़ सामने आए। बहरहाल ये भी बहुत अहम इशू है, आइन की कानून और पालन। सर, क्या वजूहत है? यही सियासतदान आइन की बालादस्ती की बात करते हैं और फिर इन्हीं सियासतदानों को हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में इनका रोल नहीं होता है, सड़कों पे इनका रोल होता है। कभी एपीसी करती है पोजीशन, उस पर बिलीव करती है, कभी ये वजीर आज़म जो है अहम इश्यूज़ होता है, चाइना जा रहे हैं, उनको चाहिए था कि वो पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट को एतमाद मिलें, वहाँ से कुछ राय लें। लेकिन हम देख रहे हैं कि सर पार्लियामेंट की ना तो कल अहमियत थी ना आज अहमियत है। पार्लियामेंट का मामला ये है, ये लफ्ज है ना, विल ऑफ द पीपल स्पीक्स इन द पार्लियामेंट, ये लोगों के आपस में राब्ते के साथ वहां पर सूरत हाल बिल्ट होती है। ये नहीं होता कि आपने पार्लियामेंट में आपको इलेक्ट कर दिया और उसके बाद आप जो मर्जी करते रहें। लेकिन बदकिस्मती जमहूरी निजाम की ये है कि जो बंदा वहां पहुंच जाता है वो समझता है कि मैं लोगों की राय पूछूं या ना पूछूं, मैंने वही करना है कि जो मेरा पार्टी मफादात कहता है, जब मेरा फंड देने वाला कहता है। पूरा यूरोप इराक वार के ऊपर बाहर सड़कों पे आ गया था। लंदन शहर में 1 मिलियन मार्च हुआ था, 70 शहरों में हुआ था। टोनी ब्लेयर को पता था कि यह झूठी रिपोर्ट है, सबको पता था। लेकिन चूंकि उनकी पार्टी फंडिंग के लोग कहते थे कि आपने इराक में हमला करना है, तो उन्होंने कर दिया। तो ये जो हम कहते हैं ना पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट और द पीपल स्पीक्स इन द पार्लियामेंट, ये बड़े खोखले खाखले लफ्ज हैं। ये किसी और को आप मरूफ कर सकते होंगे तो हो सकते होंगे, ये यहां नहीं होते। मैं कह रहा हूं, आज जब कौमी मफाद का नाम लेते हैं ना, आप पूरी पार्लियामेंट को एक छोटे से वाकया जरमगाल बना लेते हैं। अब देखे ना, कल तक आप कह रहे थे कि हम कंटेनर भी देते हैं, हम अपना वो भी देते हैं, क्या नाम है, अपना हलवा भी देते हैं, हम खाना भी देते हैं। तो कायम रहो ना अपनी बात पे। आप खाना देते हैं, कंटेनर देते हैं, आए एहतजाज करें, करो, आज कायम रहो। आज पाकिस्तान का हर बंदा खड़ा हो गया।
हुमायूं गौहर साहब की तरफ भी आ जाता हूँ। हुमायूं गौहर साहब, पर्टिकुलरली क्वेश्चन मेरा यही है जो मैं आता हूँ कि सर जमहूरियत है, जो भी जमहूरियत है आपके सामने, जिस तरह भी आप देखते हैं, कितनी जमहूरियत के रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती है ये भी आपको पता है, आप उस्तादों के उस्ताद हैं। मैं तो पार्लियामेंट पे आना चाहता हूँ कि जो सियासतदान ये कहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, हम अपोजिशन से भी सुनते हैं, हुकूमत से भी सुनते हैं, लेकिन सर पार्लियामेंट को अगर हम स्टडी करें तो हमें ये नज़र आता है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती और उसकी अहमियत को ज़ायल यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं जो शोर मचाते हैं इसकी बालादस्ती और सुप्रीम की। क्या कहेंगे? देखें, ये आपको तो पता है, दानिश, इतने सालों से आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये जो हमारा सियासी निज़ाम है मुझे तो इसमें कोई यकीन नहीं। आप जमहूरियत की बात करते हैं, कोई जमहूरियत इधर नहीं है। जमहूरियत का देखें, उसका कॉर्नरस्टोन होता है विल ऑफ द मेजॉरिटी। आपके निज़ाम में मेजॉरिटी को बाईपास कर देते हैं। इलेक्ट्रल कॉलेज आपका चीफ एग्जीक्यूटिव करता है, उसको मुंतखब इलेक्ट्रल कॉलेज भी या आपकी नेशनल असेंबली इलेक्ट्रल कॉलेज है ना, उसको भी है कि अपनी टीम उसने सिर्फ पार्लियामेंट से लेनी है। यार ये बताओ, जमहूरियत किधर गई? विल ऑफ द पीपल किधर गया? लोगों की आवाम की कहाँ है? तो अब ये जमहूरियत का रट अब प्लीज बंद करें। बड़ी सख्त उससे कोफ्त होने लग गई। अब तो जमहूरियत होगा जब मैं और आप उस बंदे को वोट दे सकेंगे डायरेक्टली, जिसको आप चाहते हैं कि भाई ये मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव हो। हम नहीं दे सकते। तो अब आपको नंबर वन तो ये रट खत्म करें। अब बालादस्ती जी, वो अल्फाज से तो बालादस्ती नहीं पैदा होती। ये कह दिया जी पार्लियामेंट सबसे अहम अदारा है, कहने से नहीं होता। आपको अपने अमाल से बालादस्ती मिलती। ये सारे लड़ रहे होते हैं, गालियां, वॉकआउट हो रहे हैं, जूतम बाजार चल रही है, दाल बट रही है जूतों में। ये नहीं, इस तरह नहीं होता है। ये मुझे कल देख के खुशी हुई। कल आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी की अच्छी तकारीर थी। ये इन लाइंस पे चलना चाहिए। और उसका जवाब जो शफकत ने दिया, महमूद ने, वो भी अच्छा था। मगर ये तो कहने से नहीं होता ना। आप नतीजा निकाल के, लेकिन आज खुर्शीद शाह, आज खुर्शीद शाह ने जो उनके लीडर हैं उनका बयान और फिर शफकत महमूद का बयान कि आप सियासत कर रहे हैं, तो बिलावल का बयान बहुत अच्छा आता है पार्लियामेंट में और खुर्शीद शाह साहब का बयान बिल्कुल बड़ा अच्छा है। इन लोगों को समझाना चाहिए ना और संभालना चाहिए इनको। इन लोगों पे गैग ऑर्डर लगना चाहिए। ये एक मौका था कि अब मफाहमत के साथ चलें, मगर वो अभी खुर्शीद शाह साहब ने उसमें टांग अड़ा के गन डाल दिया। इस मुल्क में इंशाल्लाह आइन की बालादस्ती होगी और ये जो पार्लियामेंट की बालादस्ती, कौन सा आइन बाबा, आपके साथ कितनी मैंने बातें की। इसका आइन को इनमें से कौन कानून, रूल, ये जो हुक्मरान है, रूल ऑफ लॉ लेके सर मैं कमर दिलशाद साहब का भी तरफ पॉइंट ऑफ रूल ऑफ लॉ अल्लाह करे, मगर वो लॉ बड़े किस्म के होते हैं। ये पार्लियामेंट ने ये जो बनाया हुआ लॉ आपके आइन में, यही तो मैं डिस्कस कर रहा हूं सर, यही तो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि पार्लियामेंट खुद उसको नुकसान पहुंचाती है, लॉ नहीं बनाती है, कानून नहीं बनाती है, अपने मफादात के लिए कानून बनाती है। मैं जरा सा कमर दिलशाद साहब आपकी तरफ देते हैं। जी सर, बिल्कुल कमर दिलशाद साहब, मैं जरा आता हूं प्रोटेक्शन ऑर्डर पे। सर मैं प्रोटेक्शन ऑर्डर पे आता हूं। प्रोटेक्शन ऑर्डर पे लिखा हुआ है कि स्पीकर जो है वो बुला सकता है किसी कस्टडी पर्सन को, इफ नेसेसरी का लफ्ज है, अगर कोई इजलास नेसेसरी है। किसी ने एक जगह कहा कि इजलास जो है वो सारे नेसेसरी होते हैं, तो फिर मैंने एक सवाल उठाया था, मेरे यहाँ बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं, कि अगर सारे इजलास नेसेसरी हैं तो फिर लिखने की क्या जरूरत है? फिर तो उसके लिए पर्टिकुलर ये लफ्ज नेसेसरी नहीं होना चाहिए था। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर है, मेरे पास है, मैं पढ़ भी सकता हूं, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि जी आपने कस्टडी को बुलाया एक उनको, और उसमें बुलाया जाता है कि जब कोई नेसेसरी हो, कहीं वोटिंग हो रही हो, कहीं नेशनल इशू के ऊपर जॉइंट सेशन हो रहा हो, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है जहां ज़रूरत है। लेकिन आप तो आम इजलास में बुला रहे हैं। फिर हम इजलास में देखते हैं कि वो कस्टडी
जो शहबाज शरीफ को है वो आने के बाद पूरा इजलास में वो अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं, कहते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ और पाकिस्तान के इदारे जो हैं और पाकिस्तान के नैब और दूसरे इदारे जो हैं वो जुल्म कर रहे हैं, और ये इजलास इसी तरह ख़त्म हो जाता है। तो स्पीकर का क्या ये रोल नहीं है जब वो बुला रहा है 108 लिखते हैं अपने ऑर्डर में कि अकॉर्डिंग टू 108 बिजनेस रूल्स, तो उसके बाद बार बार बुलाना और फिर पार्लियामेंट का ये हाल, इसको कैसे देखेंगे सर? देखिए जी, असली तौर पर हमारे दोस्तों ने इम्तियाज गुल साहब, इसी तरह से मरियम मकबूल साहब, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे गौर साहब, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कह दी है। बड़ा पार्लियामेंट के आपके भी इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में पूरी पार्लियामेंट की तारीख बयान कर दी। इसमें जहाँ से मैं थोड़ा सा गुजारिश ये करूँ कि हमारी पार्लियामेंट के बारे में ये जो कहा जाता है ना कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, ये पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं हो, पार्लियामेंट आइन की बालादस्ती है। पूरे इदारे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट और जो इदारे जो हैं ये सीएम की सब बराबर हैं, इक्विटी है इनमें, किसी की और आइन तीनों की इक्विटी है, इसमें कोई बालादस्ती किसी की भी नहीं है। अब जैसे हमारे गौर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, इनके वालिद मोहतरम मिलता गौर के अंडर मैंने काम किया है जब मैं मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन होता था, तो लेकिन मैं देखा है उनके साथ भी। लेकिन मामला ये उन्होंने बाकायदा कुरान की तफसीर लिखी है जेल में बैठकर, बड़ा इनका अच्छा नॉलेज है, मुझे इस खानदान से बड़ी अकीदत है। अब आप ये देखें कि जहां तक आपने बात की है इनके हमारी पार्लियामेंट की, तो इमरान खान साहब ने कौम से वादा किया था कि मैं पहली स्पीच में कि मैं पार्लियामेंट में बैठूंगा। आज वो चाइना जा रहे हैं इतने बड़े अहम मिशन पर, उनको पार्लियामेंट को इत्मीनान मिलना चाहिए था। कल जो उन्होंने कौम से खिताब किया, कौम से खिताब करने की बजाय वो आज पार्लियामेंट में से खिताब कर देते और अपनी पॉलिसी बयान दे देते। अब उनके जो वज़रा हैं, आपने भी इशारा किया है, वो आतिशफशानी बयान दे रहे हैं। अब जहाँ तक ये बिलावल जरदारी का या इसी तरह से आसिफ जरदारी की जो स्टेटमेंट है डॉक्टर साहब, इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक स्टोरी है। तो ये चाह रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से हुकूमत के साथ हम अपनी मुआफ़त कर लें। जो हमारे साथ केसेस चल रहे हैं, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है कराची में, उनसे किसी ना किसी तरीके से हमें रिलीफ मिल जाए। लेकिन इनको जो आसिफ जरदारी जो है वो पीटीआई के साथ अगर वो हाथ मिलाने की कोशिश की तो इनकी पार्टी में हमें मालूम है कि 35 के लगभग कौमी असम्बली के अरकान ऐसे हैं जो नजरियाती, नाम नहीं लेंगे हम, वो कहते हैं हम इनसे अलहदा करेंगे। एक और बड़ी बात, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। एक और मैं बताता हूँ, अब आसिफ अली जरदारी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर है, चेयरमैन है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि बिलावल जरदारी पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के मेंबर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में कोई नुमाइंदगी नहीं है। ये बड़ा अहम मुद्दा उठाया आपने, बिल्कुल। ना कौमी असम्बली में है, ना सेनेट में है, सूबाई असम्बली में। अब हमारा जो इलेक्शन एक्ट में है उसमें जो उसकी सेक्शन 206 है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक शख्स एक ही पार्टी का मेंबर रह सकता है, दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। अब हैरान की बात है कि वो पीपल पार्टी के चेयरमैन भी है आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के मेंबर है। ये कितना बड़ा आईनी खिलाफ पैदा हो रहा है, कानूनी खिलाफ पैदा हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी खामोश है और हमारे इदारे भी खामोश है। भाई हम दो पार्टी में ये कैसे कदम रखे जाए। लेकिन जहां तक आपने फरमाया अमरजद गौर, मैंने हमारे गौर साहब ने बात की है, मैं इनकी बात को तायद करता हूँ। हमारा आर्टिकल 5 जो है वो इस चीज की इजाजत देता है कि जब स्टेट का मामला खतरे में पड़ जाए तो हर स्टेट से लाइव होना पड़ता है, आइन से लाल नहीं पड़ा पड़ता। उसमें लिखा स्टेट को लाइव। आर्टिकल 5 जो है वो आर्टिकल 6 से भी ज्यादा खतरनाक है। ये तमाम मामला हमारे सामने। इसी तरह जो ये वाकया पेश आया जो हमारा ये हुआ, ये ठीक है, हमारे उलमाए दीन है, उनके साथ हम बड़ी ज्यादा हसास मामला, आपने भी कह दिया, हमने भी कहा। इनकी मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत के पास कोई ऐसा थिंक टैंक या ऐसे पाए कि उलमा ही नहीं है। मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा एक बहुत अहम इश्यूज पे, और वो उनकी तरफ हूँ मैं अपने दूसरे मेहमानों की तरफ, इम्तियाज गुल और खास तौर पे इस वक्त हमारे पास जो बैठे हुए। मैं एक छोटे से ब्रेक लेता हूँ, फिर ब्रेक के बाद वापस आता हूँ।
वेलकम बैक। आगा मसूद साहब, पार्लियामेंट की बालादस्ती जो लोग कहते हैं वही उसकी तबाही के जिम्मेदार उसकी होते नफ़ी करते हैं, नफी भी करते हैं। हाँ। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपकी खिदमत अर्ज़ करूँ कि पहली बात तो ये कि अगर हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे अगर हम मुकाबला करेंगे तो मेरा ख्याल है ये हमारी अपनी गलत फहमी है। देखिए, अमेरिका में 200 साल के बाद जमहूरियत आई, बड़ी मुश्किल से जमहूरियत आई और बड़ी उनके तगोदो की बड़ी जद्दोजहद शामिल है। और इसके बाद आप देखें लंदन में या इंग्लैंड में भी जो जमहूरियत आई उसमें कितनी सदियां लगी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में तो एक निज़ाम भी तो आप देख रहे हैं कि उसमें जागीरदार हैं, समझदार हैं और उनके पास तालीम की भी कमी नहीं है। और दूसरी कमी है, दूसरी बात ये कि वो इंसान को इंसान नहीं समझते। अगर आप पार्लियामेंट के अंदर भी जाएँ और उनके चलने का अंदाज़ देखिए, बैठने का अंदाज़ देखिए, गुफ्तगू का अंदाज़ देखिए, अंदाज़ तकल्लुम देखिए, ये क्या है? मतलब ये कि इससे ज़ाहिर होता है कि इनमें इतनी रौनियत और इतनी फ़िरौनियत है कि ये आवाम के मसाइल क्या हल करेंगे। ठीक है, इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो वोट ले लेते हैं, कोई दबाव के ज़रिए ले लेता है, कोई पुलिस के ज़रिए ले लेता है, कोई और मतलब ये कि दबाव डालते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक जो पार्लियामेंट पाकिस्तान की है वो एक ऐसे ट्रांजिटरी पीरियड से गुजर रही है कि जिसमें अभी इंसानी हुकूक का तस्वुर उस तरह नहीं किया जा सकता जिस तरीके से मगरबी ममालिक में है। तो आज आप पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी देख रहे हैं, जो बातें पार्लियामेंट के अंदर करनी चाहिए थी, जो पार्लियामेंट में आवाम के जो मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर जैसे 2 दिन ये वाक़या हुआ, इसमें मैं आपके ख्याल से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान साहब को फ़ौरन पार्लियामेंट में आना चाहिए था। और भाई चीन जा रहे हैं, ठीक है, चीन पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन वो पार्लियामेंट को एतमाद भी लेते, बताते हैं, उसमें इस मसले भी बात करते जो उन्होंने टेलीविज़न पर खिताब किया, उसमें ये भी कहते हैं कि मैं चीन जा रहा हूँ तो हमारे ये मसाइल हैं जो उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक तरफ तो वो दूसरों पर तनकीद करते थे कि देखिए ये पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेते, नवाब से मुताल्लिक़ ये बात करते थे, आसिफ ज़रदारी साहब से भी मुलाकात बात करते थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुताल्लिक़ भी बात करते। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो या ना हो, लेकिन वो एक अवामी इदारा है जहाँ पर आवाम मुंतखब होकर जाते हैं और अपने अपने इलाकों के जो मसाइल इस करप्ट सिस्टम के तहत। देखिए, नहीं, मगर डॉक्टर साहब एक बात, करप्ट जैविक करप्ट सिस्टम हो, इसकी इस्लाह भी तो करनी होगी ना। अगर हुमायूं गौहर ने कहा ना कि नुमाइंदगी से ही नहीं है। देखिए, हुमायूं गौहर साहब ने जो बात की, हुमायूं गौहर साहब बताए ना, इसी पार्लियामेंट में मैं आपको अभी बात करूंगा। मगर देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए हुमायूं गौहर साहब ने जो बात की है वो एक बहुत काबिल, मतलब ये कि हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, हमारे दोस्त भी हैं। देखिए, लेकिन सवाल ये है कि हम इतनी जल्दी जम करके मगरबी ममालिक से अपने आप को मिला लें। देखिए, ये एक ट्रांजिटरी पीरियड है, लोगों के पास तालीम की कमी है, रोज़गार लोगों के पास है नहीं। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुश्किल से 60% जो लोग हैं वो मतलब। सर, मैं थोड़ी सी आपसे यहाँ पे रोकूं जी। पार्लियामेंट में पाकिस्तान के अहम इश्यूज को डिस्कस करना, देखें पॉलिसी हुकूमत बनाती है, लेकिन पॉलिसी पे पार्लियामेंट पे बात करना ये पार्लियामेंट का काम है। दूसरा, कोई कानून साजी मुल्क के मफाद में और आवाम के मफाद में हो रहा है, ये पार्लियामेंट का काम है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है पार्लियामेंट का कानून साजी करना, तप्पेदारी नहीं, SHO लगाना नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आ रहा हूँ मैम। हाँ। तो सर, इसमें कौन सी कोताही है? इसमें बड़े ऐसी हुकूमतें या ऐसा मुल्क जो जमहूरियत में 100 साल गुजारा है या जिसने 5 साल गुजारा है, सर क्या फ़र्क होता है? सर, ये मामूली सी बात है कि आप डिबेट्स, जैसे अभी APC हुई, अब ये APC की क्या ज़रूरत थी? वो तो नाकाम इसलिए हुई कि उसमें लीडर नहीं आ रहे थे, वरना अपोजिशन ने तो बाहर मैदान सजा लिया था जब ये पार्लियामेंट मौजूद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए आपने खुद ही बात कही, आपने कितनी अच्छी बात कही। आपने कहा कि लेजिस्लेशन वो होना चाहिए जो आवाम के मसाइल से मुतालिक हो, आवाम जो तकलीफ से मुतासर हो रहे हैं या उनको दरपेश है। देखिए, बात दरअसल ये कि मैं फिर वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा मुल्क का जो एक सियासी और माशी निज़ाम है वो इस्तेहसाल पर मबनी है। मतलब लोगों को इस्तेहसाल करो, अच्छा ये वही इस्तेहसाली तबका है, ये वही लोग हैं जो पार्लियामेंट पर आते हैं, तो उनको आवाम से क्या कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आता हूँ जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, आपकी तरफ आता हूँ, और वो ये है कि सर जो इत्तलात है 292 अरकान पार्लियामेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 342 होते हैं सर, 292 तकरीबन अरकान पार्लियामेंट जिन्होंने कानून साजी में कहीं ना कहीं कोई रोल नहीं अदा किया। और जो पिछली हुकूमत थी आपके नवाज शरीफ साहब की, उसमें 252 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी जगह पर कानून साजी में कोई अमल नहीं किया। लेकिन डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से जो भी कमेटी बनी है, उस कमेटी में इनकी 100% पार्टिसिपेशन रही है। क्या कहेंगे सर? ज़ाहिर है जी, वो इंतखाबात पे उन्होंने काफ़ी अखराजात किए होते हैं, फिर आइंदा इंतखाबात के लिए उन्होंने फ़ंड्स अपने
सिक्योर करने होते हैं। और दूसरी बात कि जो ये समझते हैं कि शायद ये गलियां और नालियां और सड़कें बनवाने के लिए मुंतखब होके आते हैं, तो वहाँ पे एक दौड़ लगी रहती है अरकान पार्लियामेंट के माबैन भी कि किसको कितने फ़ंड्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको भी यकीनन मालूम होगा आपके अपने उस्तादों के ज़रिए कि काफ़ी सारे फ़ंड्स तो इस गलियों पे और नालियाँ पक्के करने पे इस्तेमाल नहीं होते हैं, बल्कि वो किसी की जेबों में जाने के लिए होते हैं। और ये जो आजकल हम देख रहे हैं बड़े बड़े अकाउंट्स, कल भी मेरा ख्याल है किसी रिक्शा ड्राइवर के अकाउंट से 8.5 अरब रुपए जो निकले हैं, उससे पहले कोई 2.5 अरब के निकले थे रुपए। तो वो ये सर, एक मरे हुए शख्स के अकाउंट से अरबों रुपए निकल आए सर। सही कह रहे हैं। सो ये तमाम ये जो बातें हैं, एक इंतहाई मैं समझता हूँ करप्ट हमारी जो रूलिंग एलीट है, ये उसकी एक गमाजी करते हैं कि किस किस अंदाज से उन्होंने किस तरीके से इन्होंने अपने पैसे कमाने के ज़रिए बने। जब पार्लियामेंट में आ जाते हैं उसके बाद ये समझते हैं कि पूरा मुल्क उनके ताबे है, पूरा मालियाती निज़ाम उनके ताबे है। जो कुछ स्टेट बैंक के गवर्नर साहब, गुज़श्ता गवर्नर साहब के साथ हुआ, इसहाक डार साहब ने उनके साथ जो कुछ किया, ये जो अकाउंट सामने आ रहे हैं, ये तमाम मेरा ख्याल है काफ़ी सारे अरकान पार्लियामेंट के साथ इनके डांडे मिलेंगे कहीं जाके आइंदा महीने 2 महीने के अंदर। और फिर मालूम होगा कि ये लोग पार्लियामान में क्यों आते हैं, फिर मालूम होगा कि ये तरक्याती स्कीमें क्यों बनती हैं, फिर मालूम होगा कि मुख्तलिफ वज़ीर थे, उनको 2013 के इलेक्शन से पहले और फिर 2018 के इलेक्शन से पहले कितने कितने करोड़ रुपए वज़ीर आज़म ने साइन करके दिए कि ये आप अपने इंतखाबी मकासद के लिए इस्तेमाल कर लें। तो हम वो लोग जो कि बड़े चीख के और फिर दूसरे मुल्कों के हवाले से बात करते हैं, हम फ़ौरन हमारा एक वतीरा ये बन गया है कि हम ज़िक्र कर रहे होते हैं अपने मुल्क के मसाइल का और पहुंच जाते हैं हम दूसरे मुल्कों में, अपना मवाजना उसके साथ शुरू कर देते हैं। हमारा बुनियादी मसला, हम आज भी मैं तो हैरान हुआ, हम चूँकि थोड़ी सी मैं समझता हूँ ये कजबैसी भी होगी कि हम इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से दो चार है उस पर बहस कर रहे थे और फिर हम कहीं और पहुँच गए हैं। हमारा मसला कानून की अमलदारी है। हमें सवाल करना चाहिए पार्लियामान से, दूसरे इदारों से, गैर पार्लियामानी और पार्लियामानी इदारों से कि अगर एक कानून आपके पास और असल मसला कानून साजी का भी नहीं है, हमारे पास कानून बहुत है। जो कंवर साहब ने कहा कि आर्टिकल 5 भी है, आर्टिकल 6 भी है, फिर हमारा एंटी टेररिस्ट एक्ट भी है जिसके तहत आप बहुत सारे इकदाम कल से ले सकते थे, वो नहीं लिए हैं। ठीक है सर, आइन में जो है वो 2A भी है, करारदाद मकासद को आइन का हिस्सा बनाया गया। 227 भी है जो तमाम कुरान और सुन्ना का अमलदारी है। 263 का A भी है और B भी है जिसमें सब डिफाइन है कि कौन मुसलमान है। खातिमुन नबिय्यीन पे जो यकीन नहीं रखेगा वो मुसलमान ही नहीं है। ये 2A, ये 3 का A बता रहा है और B बताता है कि जनाब ईसाई जो हैं, कायदियानी हैं, आपके जो लाहौरी ग्रुप हैं, जो सिख हैं, फला हैं, वो गैर मुस्लिम है। तो हमारे आइन में तो सब चीज़ें मौजूद हैं। मज़ीद आपने सही कहा, अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। सर मैं ज़रा आता हूँ और ये मकबूल साहब की तरफ। और ये मकबूल साहब, सर मैं आज तक नहीं समझ सका, मुझे समझाएं कि जिस पार्लियामेंट में दिफा, पाकिस्तान की दिफा, डिफेंस के ऊपर, पाकिस्तान के अमूर खारजा पे, पाकिस्तान के आपके मईशत पे, पाकिस्तान की गवर्नेंस पे, पाकिस्तान की तालीम पे, पाकिस्तान की सेहत पर बहस होती हो और कानून साजी होती हो, उस पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसने एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा है। कैसे कानून साजी करते होंगे सर ये? किस तरह ये पार्लियामेंट में जो है वो इन इश्यूज पे बहस कर सकते हैं सर? क्या कहेंगे सर? देखें, इसी बात का मैंने रोना रोया था कि जिसके ऊपर हमें कहा गया कि हम बाहर की मिसालें ले लेते हैं। हमने कॉपी किया है ये पूरा सिस्टम वेस्ट से। हमारी पार्लियामेंट की बुनियादें, हमारा आइन का स्ट्रक्चर, हमारा इलेक्शंस का पार्लियामेंट्री सिस्टम, सारे का सारा कॉपी। और दूसरी बात यह है कि आपके पाकिस्तान में जब तक कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है
आपके यहां जाहिल आते रहेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स मैंने नहीं, अंग्रेज ने बनाई है। अंग्रेज ने जिस जगह लकीर खींची थी ना, उसने, और जिन जिन लोगों को उसने रेजिडेंट मजिस्ट्रेट बना के और ऑनररी कैप्टन और कर्नल बना के और फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टैब्लिश की थी, मुरब्बे दे के, जमीनें दे के, जायदादें दे के बी के इख्तियारात दे के, आज तक वही चले आ रहे हैं। दुनिया में 97 मुल्क हैं डेमोक्रेसी में इस वक्त, कि जो इस वक्त निकल चुके हुए हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स से। वो कहते हैं कि नहीं, आप एक पार्टी को वोट दो और उस पार्टी जो है वो अपने हिसाब से बेहतर बंदों को अपने असेंबली के अंदर भेजे। लेकिन मसला सारा ये है कि जहां हम नहीं निकल सकते। आज आप ये कह लें, पाकिस्तान का मसला पता है क्या है? ये सिंध की लाइनें अंग्रेज ने, लॉर्ड नेपियर ने खींची थी। ये बलूचिस्तान की लाइनें रॉबर्ट संडेमन ने खींची थी। ये पंजाब की लाइनें 1848 में खींची हुई थी। लेकिन पाकिस्तान का हर तानश्वर, ये इकाइयां हैं। और तुम्हें किसने बनाई है ये इकाइयां? अंग्रेज बना के गया ये इकाइयां। ये कौमियतें हैं। ये किसने बनाई ये कौमियतें? कौमियतों का तस्वर आपने खींचा है। आप मुझे बताइए, क्या कहते हैं पाकिस्तान पंजाबी, सिंधी, बलोच, पठान ने मिलकर बनाया? झूठ बोलते हैं। मैंने पंजाबी होने से इनकार किया था तो ये पाकिस्तान बना था, वरना मेरा पंजाबी तो इतने लाखों वहां बैठे हुए थे। मैंने सिंधी होने से इनकार किया था तो ये मुल्क बना था। मैंने पठान होने से इनकार किया था क्योंकि मेरा पठान तो अफगानिस्तान में बैठा हुआ था। मसला सारा यह है कि लेकिन हमने कहा नहीं, हम दोबारा उस असबियत को यहां नाफज करेंगे और हमारा इंटेलेक्चुअल वही करता है। इसलिए हमारी पार्लियामेंट में जहालत भी रहेगी, हमारी पार्लियामेंट में तस्सुब भी रहेगा, हमारे पास हर कुछ रहेगा। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आए मेहमानों की तरफ। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। मैं आता हूँ जनाब हुमायूं गौर, यही सवाल मेरा है, फिर आपसे भी पूछना चाहता हूँ। 3 मिनट है मेरे पास आपके लिए कि सर एक क्लर्क हम लिखते हैं उसकी रिक्वायरमेंट कि वो कम से कम ग्रेजुएट हो, और पियून के लिए भी अब हमने रख दिया है कि कम से कम मैट्रिक हो। क्यों? इसलिए लिखते हैं कि कम से कम वो क्लर्क पढ़ेगा, समझेगा तो ये एक इदारे के कानून और उसके ऊपर कुछ अमल दरामद कर सकता है। सर ये पार्लियामेंट में पाकिस्तान की मसलन इन अहम सब्जेक्ट के ऊपर कानून साजी करते हैं सर, बहस करते हैं सर, बताइए। और ये एक जमात नहीं पड़े होते हैं, इनमें बहुत से ऐसे लोग। जी सर। हाँ दानिश, शुक्र है आपको ख्याल आ गया इस बात का, हमें तो कब से आया हुआ है। देखें, आपकी जितने मसाइल है ना, इन सब का हल आपके अपने निज़ाम इस्लाम में है। आप अपने आप को इस्लामी रियासत कहते हैं, फिर मुनाफकत करनी शुरू कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस्लाम में पार्लियामेंट जो है हमारी, हमने सुना है कि 1947 में आज़ादी ले ली थी। ज़हनी तौर पे अभी तक हम आज़ाद नहीं है, मगरिब को कॉपी कर रहे हैं। आप जो पार्लियामेंट को कहते हैं, आप मजलिस शुरा को कहते हैं, इसको आइन में उठा के, वो पार्लियामेंट एक अलग चीज़ होती है यार। मजलिस शुरा तो आपको मशवरा देती है, आपने उसको भी टेढ़ा कर दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनों में से चुनो और अपनों में से बेहतरीन में से चुनो। तो ये हुक्म का क्या मतलब है कि जिससे पहले कोई बंदा इलेक्शन लड़ भी सकता है, उसको आपने 62-63 की छलनी से उतारना है। ये नहीं कि एक दफे वो इलेक्ट हो गया तो उसके बाद आप करें। तो ये जाहिल वगैरह जिनकी आप रोना रो रहे हैं, ये आना बंद हो जाएंगे। फिर आप लेजिस्लेशन पे आए। इस्लाम में मजलिस शूरा कवानीन नहीं बनाती, उसकी एक अलग बॉडी होती है एक्सपर्ट्स की, जूरिस्ट्स की। ये नहीं कि मुसलमान फकीह हों, सिर्फ हर किस्म के लोग वो कवानीन बनाते हैं। ये जैसे आपने कहा, ये जाहिल लोग जिनकी तालीम ही नहीं होती, ये उठ के कवानीन बनाने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह फिर आपके पास 20th अमेंडमेंट जैसी चीज़ें आ जाती हैं।
कि किसी को ये ख्याल ही नहीं कि इसका असर क्या होगा, ये इन्होंने किया है। तो देखें ये हमारे पास हल हैं सारे, ये किसी का ये हिम्मत ही नहीं हो रही कि भाई इसको आप जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है इस तरह आप इनको इन पे अमल करें। ये मैं आपको सिर्फ खुदा के अहकामात बता रहा हूँ। आप इसमें देखें कि ये एक आपकी आइन में एक क्लॉज आता है कि पार्लियामेंट शुड विल आल्सो एक्ट एज द लेजिस्लेचर। वो बहुत अंदर जाके आता है, मुझे उसका नंबर शंबर याद नहीं है, ये आपको देखें ना, ये सारे बता देंगे जो आपके साथ हैं, ये वहां आते ही। आपने वहां क्यों छुपाया हुआ चोरों की तरह, अब बिल्कुल शुरू में क्यों नहीं लाया आप? तो देखें ये सारी आपके पास हल है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं, आप अपनी ज़हनी गुलामी से निकलें, हिम्मत पकड़ें, दिल गुर्दा होना चाहिए, ईमान तकड़ा होना चाहिए यार। रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर ठीक करें आप, और आप अपने मसाइल हल कर सकते हैं। इसका मजहबी होना या सेक्युलर होना या मौलवी मैं नहीं हूं, मगर आपका एक नजरिया है, वो आपका मजहब है, आपका दीन है। आप उसे भागे चले जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही ये भागे चले जा रहे हैं। सर मैंने तो दोनों आर्टिकल कोट किया, 2A भी कोट किया, करारदाद मकासिद जो आइन का हिस्सा बना दिया गया है, 227 जो कोई भी ऐसा कानून कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं बनेगा। लेकिन सर इस मुल्क में जो सबसे बड़ा कानून है वो तो रिपग्नेंसी क्लॉज है, ये रिपग्नेंसी क्लॉज देखिए ना सर, सूद जो है, वो सूद का जो निज़ाम है वो तो अल्लाह ताला कहता है कि जी वो मुझसे जंग है और हर जगह उसकी नफी की जा रही है, लेकिन हमारे मुल्क में वो निज़ाम कायम है। जी कमर दिल साहब, हाँ जी, मैं इस सबसे बड़ी अहम बात ये बताना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, माया गौर साहब की भी, हमारे दोस्त और या मकबूल की इम्तियाज के बाद ये बात कहूँगा मैं, इस सबसे इम्तियाज गुल के बाद ये कहूँगा कि हमारा जो इलेक्शन हुआ है, ये जब जितने भी इलेक्शन हुए हैं, ये आर्टिकल 2A से मुताबिकत नहीं रखते, जैसे अभी हमारे गौर ने इशारा किया। इसी तरह इसके अंदर वो सही बयानों में जिसका इंतखाब किया जाता है, जिसको अल्लाह ताला ने हदायत जारी की है कि नेक इंसानों को, जो अल्लाह का जो सॉवरेंटी अल्लाह की है ना, उनके बंदे मुखलस होने चाहिए, लेकिन वो हमारा आर्टिकल 2A के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो रहे। अब जो हमारे मुल्क के अंदर एक और बड़ी अहम बात हमारे गौर ने कह दी, मैं भी आगे बढ़ाता हूँ, ये जो 18वीं अमेंडमेंट है, ये फेडरेशन नहीं है, ये कन्फेडरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये एक बड़ी साजिश कहता है, ये कन्फेडरेशन बनाने की साजिश की गई है। तीसरी बात, अब अगर ये हमारे जो बड़े बड़े लोगों में जब मुजाहरे हो रहे हैं, जो आइन नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट हुक्म नहीं मान रहे, तो हुकूमत पाकिस्तान को अपनी रिट बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 17 के तहत उस पार्टी को खिलाफ कानून करार दिया जाने के मुकम्मल इख्तियारात हैं, क्योंकि वो बाकायदा आर्टिकल 17 की खुला खिलाफवर्जी हो रही है। अदलिया, अफवाज पाकिस्तान और इसी तरह से पार्लियामेंट और आइन उसको तस्लीम नहीं कर रहे। इन मामलों को देखते हुए आर्टिकल 17 के साथ साथ आर्टिकल 204 की भी खिलाफ वर्जी हो रही है सर, वो भी आर्टिकल 5 की भी खिलाफ वर्जी हो रही है सर, आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी, आर्टिकल 2 की खिलाफ वर्जी, और इसके बाद आर्टिकल 17 के तहत उस पार्टी के खिलाफ बकायदा रेफरेंस वफाक बनता है। ठीक है, मैं जरा सा आगा मसूद साहब से पूछ लूं आखिरी मिनट सर, क्या कहते हैं सर, ये जो पार्लियामेंट में इतनी बड़ी तादाद गैर पढ़े लिखे लोगों की जाती है, वो कानून साजी पूरे मुल्क के लिए करते हैं सर, बताइए। सर देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे जो तीनों गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की उन्होंने, और हुमायूं गौर ने, हुमायूं गौर ने तो खास करके मतलब ये कि कुरान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से बात की। मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो है, इस वक्त सूरत हाल बहुत नाजुक है, और हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि फौरनी मतलब ये कि जो मुजाहरे हो रहे हैं उस सिलसिले में बातचीत का आगाज होने वाला है, वो हो गया, वो चल गया सर। तो मैं इधर बताया ना, नहीं मगर मैं ये पार्लियामेंट में कानून साजी, दिफा पे, मईशत पे, अमूर खारजा पे, तालीम पे, सेहत में ऐसे लोग करते हैं जो एक क्लास भी नहीं पढ़े। अच्छा देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस मुल्क में वजीर आजम, जिस मुल्क के मुख्तलिफ वज़रा है ना अरबों रुपए के करप्शन में मुलविस हों, और इसके बाद उनको पार्लियामेंट में बुलाया जाए, और वो पार्लियामेंट में आने के बाद हलफ लेते हैं कि मैं जो बात कहूँगा सच कहूँगा, खुदा के सामने हाजिर नाज़िर जान के कहूँगा, जब वो करप्शन करने के बावजूद भी ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जैसे वो दूध के धुले हों। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू होनी चाहिए वो तो उस बुनियाद पर होनी चाहिए कि जो आपने हलफ लिया है। आगा मसूद साहब बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो रहा है, मेरे तमाम शुरका का बहुत शुक्रिया
क्या आपने आज के प्रोग्राम में शिरकत की। बहुत हालात की बुनियाद पे आप लोगों ने बड़ी मालूमात दी हमें। वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।